आज हम लेकर आए हैं एक मूवी रिकैप, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। इस रिकैप में मौत के डरावने विजन, हॉरर और मिस्ट्री छुपे हैं, जहां हर पल लगता है अगली बारी किसकी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये खतरनाक रिकैप। 1968 की रात स्काई व्यू रेस्टोरेंट के ग्रैंड ओपनिंग पर सब कुछ रोशन, सब कुछ खुशियों से भरा था। आइरिस और उसका मंगेतर पोल डांस फ्लोर की भीड़ में अपनी नई जिंदगी के सपने देख रहे थे। पोल ने घुटनों के बल बैठकर प्रपोज किया, सगाई की अंगूठी आइरिस की उंगली में डाल दी और उसी पल किस्मत ने मुस्कान की जगह डर का नक्शा बना दिया। ऊपर खड़े एक लड़के ने सिक्का नीचे फेंका। ऐसा लगा मानो खुद डेथ ने उसे हवा में धकेलकर वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंचा दिया हो। सिक्का पंखे में फंस गया, ब्लेड रुक गए और तबाही की काउंटडाउन शुरू हो गई। नीचे लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन कांच के फर्श पर बारीक दरारें बनने लगी, लोहे के बोल्ट चरमराने लगे। अचानक वही सिक्का ब्लेड को तोड़ देता है और टुकड़ा सीधे गैस पाइप पर जा टकराता है। गैस पूरे होल में फैलने लगती है और किसी को भनक तक नहीं। भीड़ अपनी मौज में है। तभी पोल का पैर फिसलता है और वह फर्श के नीचे गिरता है और लटक जाता है। आइरिस हाथ बढ़ाती है, मगर उसका प्यार उसकी पकड़ से फिसलकर अंधेरे में खो जाता है। चीखें गूंजती हैं। एक औरत आग की तरफ दौड़ पड़ती है और पूरा फ्लोर धमाके से हिल उठता है। भगदड़ मच जाती है। बचा खुचा रास्ता भी डेथ ने बंद कर रखा था। भीड़ इमरजेंसी एग्जिट की तरफ दौड़ती है, मगर वॉकवे ढह जाता है। लिफ्ट ओवरलोड होती है। बूढ़ा आदमी आधा फंसकर चक्की की तरह पीसा जाता है। कोई बचने के लिए चढ़ रहा है तो किसी के पैरों के नीचे कांच सरक रहा है। ऊपर लटका पियानो मौत का झूला बन चुका था। तभी सिक्का पियानो पर गिरता है और पूरा पियानो किसी मासूम पर गिर जाता है। एक एक कर सबकी सांसें थमती जाती हैं। आइरिस आखिरी सांस तक भागती है, चढ़ती है, बचने की कोशिश करती है। पोल की अंगूठी उसे सहारा देती है, मगर मौत की पकड़ अंगूठी से भी मजबूत थी। अगले ही पल वह आग की लपटों में समा जाती है। क्लासरूम में एक चीख के साथ स्टेफनी आंख खोलती है। यह बस सपना था, मगर ऐसा सपना जो पिछले 2 महीने से हर रात उसे खा रहा था। एक औरत बार बार उसी तबाही में मरती हुई, और वह औरत कोई और नहीं, आइरिस थी, उसकी अपनी दादी। मगर हैरानी ये थी कि स्टेफनी ने कभी आइरिस को देखा तक नहीं था। रूममेट समझाती है, घर जा, अपने फैमिली से पूछ, वरना ये सपने कभी नहीं रुकेंगे। घर पहुंचकर स्टेफनी अपने पापा मार्टी से पूछती है। उसके चेहरे की झिझक साफ बता देती है कि वह सच छुपा रहा है। तभी छोटा भाई चार्ली बोलता है, मैं कजिन से मिलने जा रहा हूँ। स्टेफनी भी साथ चल देती है, लेकिन जाते जाते मार्टी की सख्त हिदायत, आइरिस का नाम मत लेना। कजिन्स के घर पहुंचकर सवाल पूछे जाते हैं। माँ डार्लिन की बातें छेड़ी जाती हैं, तो अंकल हावर्ड का चेहरा उतर जाता है। लेकिन जब स्टेफनी सपनों में देखे स्काई व्यू रेस्टोरेंट का जिक्र करती है, हावर्ड और ब्रेंडा चौंक जाते हैं। आखिरकार दबाव में आकर हावर्ड सच्चाई उगलता है। आइरिस मरी नहीं थी। पोल की मौत के बाद उसका दिमाग बिगड़ गया था। बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया, सबको घर में कैद कर लिया, बस इसी डर में कि कहीं डेथ उन्हें ना ले जाए। पुलिस उसे ले गई, मगर उसके डर, उसके खत, उसकी चेतावनियां सब जारी रही। हावर्ड और ब्रेंडा को बार बार ऐसे खत मिलते रहे जिनमें डरावनी तस्वीरें, खून से सने शवों की फोटोज थीं। आखिरकार उन्होंने सब रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन स्टेफनी की जिद रंग लाती है। उसे वो लेटर्स दिखते हैं और उनमें मौजूद तस्वीरों में वही औरत, वही चेहरा, वही आइरिस जो उसके सपनों में रात दर रात मर रही थी। मतलब सपने सिर्फ सपने नहीं थे। जवाब ढूंढने के लिए बेताब स्टेफनी कार में आइरिस की तलाश में एड्रेस फॉलो करते हुए वो एक पुरानी जगह पहुंचती है। दरवाजे पर इंटरकॉम से आवाज आती है, अंदर मत आओ, तुरंत वापस जाओ। स्टेफनी हिम्मत जुटाकर कहती है, मैं आपकी पोती हूँ। कुछ पल की चुप्पी, फिर आइरिस की आवाज, अंदर आओ, लेकिन जेब खाली करके। भारी दरवाजा खुलता है और स्टेफनी सावधानी से कदम रखती है। पूरा घर खतरनाक जालों से भरा था। छत पर स्पाइक्स, फर्श पर छुपे ट्रैप। आइरिस कहती है, ये सब अनदेखे खतरों से सुरक्षा के लिए है। अचानक बाहर से फायर एक्सटिंग्विशर गिरता है। आइरिस घबराकर दरवाजा बंद करने को कहती है और चेतावनी देती है, कुछ भी मत छुओ, हर चीज डेथ का जाल हो सकती है। स्टेफनी की आंखों में डर भी था और जिज्ञासा भी। आइरिस पूछती है, तुम्हारी माँ डार्लिन के बारे में बताओ। स्टेफनी धीमी आवाज में जवाब देती है, मैं 10 साल की उम्र से माँ से अलग हूँ, मैं नहीं जानती कि वो कैसी है। फिर स्टेफनी अपने सपनों का जिक्र करती है। आइरिस गहरी सांस लेकर कहती है, वो सिर्फ सपने नहीं थे, मैंने भी भविष्य देखा था। उस रात मैं पोल के साथ सबसे ऊंची छत पर थी। एक औरत की टोपी उड़ती है, एक लड़का सिक्का फेंकने की कोशिश करता है।
लेकिन सिक्योरिटी रोक लेती है। लड़का जिद करता है। उसी वक्त पोल उसे प्रपोज करने वाला था। आइरिस अचानक चिल्लाती है, बिल्डिंग गिरने वाली है, सब मर जाएंगे। पोल हैरान हो जाता है। आइरिस लड़के के हाथ से सिक्का छीन लेती है। वही सिक्का बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू कर देता है। वो नीचे भागती है, आग वाले बर्तन को हटाती है, लोगों को रोकती है, माइक्रोफोन पकड़कर सबको चेतावनी देती है। लोग पहले हंसते हैं, पर जैसे ही पैरों के नीचे दरारें दिखती हैं, दहशत फैल जाती है। उस रात आइरिस ने कई जानें बचाईं। बिल्डिंग नहीं गिरी, लेकिन डेथ को ये पसंद नहीं आया। बाद में रेस्टोरेंट बंद हो गया। सालों बाद डेथ ने बदला लिया। उस रात वहाँ बचे सभी को मौत मिली, पोल को भी। आइरिस ने सीख लिया था डेथ की चालें पढ़ना, लेकिन आखिरकार कैंसर के रूप में डेथ ने उसे पकड़ लिया। स्टेफनी से बात करते वक्त अचानक सूरज की रोशनी मैग्नीफाइंग ग्लास से टकराकर ट्रे पर पड़ती है। धुआं उठने लगता है। आइरिस तुरंत ग्लास हटा देती है। वो मानती है, स्टेफनी, तेरे सपने सिर्फ सपने नहीं, शायद तूने मेरी काबिलियत विरासत में पाई है। लेकिन स्टेफनी स्कूल लौटना चाहती थी। आइरिस चेतावनी देती है, डेथ हमारे परिवार के लिए आ रही है। स्टेफनी नहीं मानती, बाहर निकल जाती है। आइरिस उसे एक किताब देती है। ये किताब परिवार की रक्षा करेगी। अचानक तेज हवा चलती है, कंपास गिरता है, फायर एक्सटिंग्विशर उड़कर आइरिस के मुंह से आर पार हो जाता है। स्टेफनी सदमे में, उसकी आंखों के सामने आइरिस मर चुकी थी। अब उसे विश्वास हो चुका था, डेथ सच में उनका पीछा कर रही थी। अगले दिन रिश्तेदार आइरिस के अंतिम संस्कार पर इकट्ठा होते हैं। स्टेफनी अपने पापा मार्टी और अंकल हावर्ड से कहती है, आइरिस ने कहा था डेथ आ रही है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। उसकी माँ डार्लिन आती है, अब भी अपनी माँ आइरिस पर गुस्सा। स्टेफनी चुपचाप निकल जाती है। वो घर लौटकर किताब पढ़ती है। उसमें सिक्के की घटना और बारबेक्यू ग्रिल का चैप्टर लिखा था। उधर हावर्ड के घर बारबेक्यू पार्टी चल रही थी। सब खाने पीने में मस्त, लेकिन डेथ पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी। बॉबी ग्लास तोड़ देता है, टुकड़े बर्फ में मिल जाते हैं। एरिक अपना ड्रिंक गैस टैंक के पास रखता है। ग्लास के टुकड़े, आग, सब मौत के औजार बन रहे थे। सब टोस्ट करते हैं। आइरिस की मौत हमें याद दिलाती है कि जीवन का मजा लो। अचानक जूलिया के गले में कुछ फंस जाता है। सब घबराते हैं, पर वो बच जाती है। उधर स्टेफनी किताब पढ़ते हुए वही खतरा महसूस करती है। वो हावर्ड के घर भागती है, चार्ली को कॉल करती है, लेकिन वो उठाता नहीं। बारबेक्यू ग्रिल भड़क रही थी, ट्रैम्पोलिन ढीला था, नीचे छुपा रेक पड़ा था। फिर हावर्ड कूदता है, संतुलन बिगड़ता है, रेक लोन मोवर पर गिरता है। हावर्ड चिल्लाता है और मोवर के ब्लेड उसकी जान ले लेते हैं। फिर से एक अंतिम संस्कार। स्टेफनी घर दौड़कर आती है। किताबों में पन्ने पलटते पलटते उसे एक नोट मिलता है। उस पर लिखा था, JB ने एक सर्वाइवर ढूंढा। वो बैठकर पैटर्न जोड़ने लगती है। आइरिस और पोल के बच्चे थे, हावर्ड और डार्लिन। हावर्ड से हुए एरिक, जूलिया और बॉबी। डार्लिन से हुए स्टेफनी और चार्ली। मतलब सब एक ही खून से जुड़े थे और इसीलिए डेथ से बचना नामुमकिन था। स्टेफनी सबको समझाती है, ये सब उसी रेस्टोरेंट की मौत की लिस्ट है। मौत उसी क्रम को फॉलो कर रही है जो आइरिस ने सालों पहले देखा था। सैकड़ों लोग मरने वाले थे, लेकिन उसने रोक दिया। अब मौत वापस आई है और एक एक करके सबका हिसाब ले रही है। लॉजिक साफ था, मौत पहले हावर्ड की फैमिली से शुरू करेगी, फिर स्टेफनी के परिवार पर आएगी। मार्टी और ब्रेंडा तो खून से जुड़े भी नहीं थे, शायद लिस्ट से बाहर। इसका मतलब अगला नंबर सिर्फ एक का था, एरिक। लेकिन कोई स्टेफनी की बात पर यकीन नहीं करता। सब उसे पागल कहते हैं और अकेला छोड़कर चले जाते हैं। एरिक अपने वर्क प्लेस पहुंचता है। वहाँ एक घूमता पंखा चेन से टकराता है। वो चेन जाकर सीधे एरिक की नाक की रिंग में फंस जाती है। धीरे धीरे पंखा घूमता है, चेन कसती जाती है। एरिक पंजों पर खड़ा होकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। पास ही रखी डिसइंफेक्टेंट की बोतल फर्श पर गिरती है। एरिक घबराकर हिलता है और गलती से पास की लैंप गिरा देता है। लैंप सीधा उस केमिकल को छूते ही आग भड़का देता है। आग फैलती है, ग्लास टूटते हैं, चेन उसकी सांस रोकने लगती है। एरिक तड़प तड़प कर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। आखिरी सेकंड पर एरिक खुद को चेन से छुड़ा लेता है, लेकिन गिरा हुआ डिसइंफेक्टेंट पूरे कमरे में फैल चुका था। पलों बाद पूरी दुकान धमाके से फट पड़ती है। स्टेफनी बेचैन है। एरिक ने पूरी रात कॉल तक नहीं उठाया। वो चार्ली को खींचकर साथ ले जाती है और दोनों उसे ढूंढने निकलते हैं। किस्मत से एरिक जिंदा है, लेकिन ये नजारा देखकर स्टेफनी को पक्का यकीन हो जाता है, डेथ उनका पीछा कर रही है। एरिक अब भी हंसकर टाल देता है, लेकिन स्टेफनी हार नहीं मानती। वो आइरिस की नोटबुक के हर पन्ने को फॉलो करने लगती है, चेन रिएक्शन रोकने के लिए।
इसी दौरान एक पेड़ की शाख अचानक टूटकर गिरती है। वो एरिक के सिर पर गिरने ही वाली थी, लेकिन एक बच्चे की सोकर बोल बचा लेती है। ठीक उसी पर जूलिया आती है जॉगिंग करते हुए। पास से एक गार्बेज ट्रक गुजर रहा था। स्टेफनी तुरंत चिल्लाती है, सावधान रहो, लेकिन एरिक मजाक में ट्रक के पास जाकर अजीब चेहरे बनाने लगता है। जूलिया उसे इग्नोर करती है, हेडफोन लगाकर भागती रहती है और फिर वो ठोकर खाकर सीधे ट्रक के अंदर गिर जाती है। ड्राइवर के भी हेडफोन लगे होते हैं, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। स्टेफनी दौड़कर ट्रक पर कूदती है, जूलिया का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन देर हो चुकी थी। मशीन चालू हो जाती है और पलक झपकते ही जूलिया कचरे की कॉम्पैक्टर में दबकर कुचल जाती है। अब पूरा परिवार मानने लगता है डेथ सच में है। ब्रेंडा सच्चाई खोलती है, एरिक हावर्ड का बेटा ही नहीं बल्कि उसके अफेयर का नतीजा था। शायद इसी वजह से वो अब तक बचा रहा। और अब अगला टारगेट हावर्ड का छोटा बेटा बॉबी। स्टेफनी को नोट्स में एक नाम याद आता है, विलियम, वही लड़का जिसे सालों पहले आइरिस ने बचाया था। हॉस्पिटल में उनसे मुलाकात होती है। विलियम बताता है, डेथ को हराने के बस 2 तरीके हैं, या तो किसी को मारकर उसकी जगह लो या मरकर वापस आओ। लेकिन वो चेतावनी भी देता है, जितना ज्यादा इस खेल में दखल दोगे उतना ही मौत और भी क्रूर हो जाएगी। एरिक सोचना शुरू करता है, बॉबी को मारकर वापस लाना आसान तरीका है। बॉबी को पीनट से एलर्जी थी, सोचा डॉक्टर उसे मौत के करीब से बचा लेंगे। वो वेंडिंग मशीन से पीनट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन से छेड़छाड़ एक और जाल साबित होती है। MIR मशीन अचानक चालू हो जाती है, लोहे की हर चीज खिंचकर अंदर जाने लगती है। एरिक भी खिंच जाता है। तभी वेंडिंग मशीन का ढीला स्प्रिंग उड़कर सीधा बॉबी के सिर से आर पार हो जाता है। स्टेफनी, डार्लिन और चार्ली बस एक दूसरे को पकड़कर खड़े रह जाते हैं। अब उन्हें समझ आता है डेथ को हराना नामुमकिन है। वो आइरिस की आखिरी कोशिश को फॉलो करने का फैसला करते हैं। तीनों पहाड़ों में छिपी आइरिस की केबिन तक जाते हैं, लेकिन रास्ते में गैस, बिजली और चिंगारियों से भरा एक और घातक जाल उनका इंतजार कर रहा होता है। डार्लिन दरवाजे तक पहुंचती है और अचानक धमाका, कार उड़ जाती है। स्टेफनी तालाब में जा गिरती है। चार्ली लकड़ी के बोर्ड के नीचे दबा होता है। डार्लिन रेंगते हुए चार्ली को आजाद करती है। बस इतना कह पाती है, स्टेफनी को बचाना, और अगले ही पल ऊपर से गिरा पोल उसे मौके पर मार देता है। चार्ली दौड़कर स्टेफनी को बाहर निकालता है। वो बेहोश थी, लेकिन टाइम पर वापस आ जाती है। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। शायद यही था विलियम का मरकर वापस आना। लेकिन जब चार्ली कहता है कि डार्लिन नहीं रही, स्टेफनी के आंसू बह निकलते हैं। अब ब्लड लाइन में सिर्फ वही और चार्ली बाकी थे। 1 हफ्ते बाद दोनों चार्ली की गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं। कपड़े ठीक करते वक्त स्टेफनी की उंगली में गुलाब का कांटा चुभ जाता है। उसे वही सपना याद आता है। आइरिस को भी ऐसा ही कांटा चुभा था। सिक्का सीढ़ियों से लुढ़कता है और ट्रेन ट्रैक पर अटक जाता है। तेज ट्रेन उसकी तरफ बढ़ रही है। डॉक्टर बताते हैं स्टेफनी कभी मरी ही नहीं थी, बस बेहोश हुई थी। लेकिन स्टेफनी और चार्ली के लिए ये राहत की बात नहीं थी, क्योंकि अगले ही पल ट्रेन पटरी से उतरकर सीधे उनकी तरफ बढ़ती है। वो बचते हैं, पर बस कुछ पलों के लिए, और यही फिल्म खत्म होती है।